गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है, आपको रोज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन शिक्षा निदेशालय जो दिल्ली का है वो आपको रोज कुछ वर्कशीट भेजता है और आपको उन वर्कशीट को सॉल्व करना होता है। तो आज आपकी जो आज की वर्कशीट्स हैं उनके साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका जो विषय है, आज की जो पहली वर्कशीट है वो है गणित की। ये गणित की टोटल में चौथी वर्कशीट है। इससे पहले आप 3 वर्कशीट सॉल्व कर चुके हैं। 17 जुलाई आज की डेट। सबसे ऊपर नीचे सबसे ऊपर आप लिखेंगे विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम। तो विद्यार्थी और कक्षा अध्यापक का नाम आप अपने आप लिख सकते हैं, कुछ भी नाम लिख दीजिए। जो आपका नाम है आप अपना नाम लिखिए और क्लास टीचर का नाम लिखिए। आज की जो वर्कशीट है वो है बहुपदों के गुणांक एवं शून्यांकों के संबंध में। तो बहुपद पहले समझ लेते हैं। आप पहले समझ चुके हैं कि बहुपद क्या होता है। उन बहुपदों के जो गुणांक होते हैं और जो शून्यांक होते हैं उनके संबंध में, उनके बीच के संबंध को स्थापित करते हुए ये वर्कशीट आज की आपके सामने है। तो पहले बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है एक इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर जो गुणांक है वो अलग अलग गुणांक आपको बताए गए हैं। जैसे इस ब्लू कलर के बॉक्स में लिखा है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि ए है वो 3, एक्स का गुणांक जिसे हम बी कहते हैं वो 11 और अचर पद, अचर मतलब ऐसा नंबर जो कभी नहीं बदलेगा, जो कांस्टेंट है, वो है आपका 10। और इसके गुणनखंड यदि बनाए जाएं तो गुणनखंड बनाने के लिए जो तरीका इन्होंने यूज किया है उसे कहते हैं मध्य पद विच्छेदन, यानी कि बीच का जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करके 11 को स्प्लिट किया इस तरीके से कि दो हिस्सों को यदि जमा घटा किया जाए तो वापस 11 आ जाए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 जमा 5 11, और सॉल्व यदि उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 बजे 30, जो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आते हैं। यहाँ देखिए 3 और 10 3 से 30। तो बीच के टर्म्स को भी हमने इस तरीके से बनाया कि मल्टीप्लाई करने पे 30 आए, प्लस माइनस करने पे हमारा बीच का टर्म वापस आ जाए 11। तो 6x प्लस 5x। अब पहली दोनों टर्म्स में कॉमन लिया 3x स्क्वायर और 6x में, तो 3x कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस 2। और 5x प्लस 10 इनमें कॉमन लिया तो अंदर बचा, अंदर आ गया x माइनस x प्लस 2 और भाई बाहर आपका जो फैक्टर बना वो आ गया 5। दो ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं x प्लस टू, इनमें से एक x प्लस 2 हमने नीचे लिख लिया और दूसरा फैक्टर जो है वो ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर्स से बनेगा। ब्रैकेट के बाहर कौन से नंबर्स थे? 3x प्लस 5, तो ये आपका दूसरा फैक्टर हो गया। एक चीज याद रखिएगा, तो अब इस बहुपद के शून्यांक हैं एक 3x प्लस 5 और एक x प्लस 2। जिन दोनों को हम इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू आई वो आई x इज इक्वल टू -5/3 और x इज इक्वल टू -2। किसी भी बहुपद का एक मानक रूप होता है, एक स्टैंडर्ड रूप, जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके हिसाब से अब हमने एक बहुपद के बारे में समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण दे रखे हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 के शून्यांकों और गुणांकों के बीच की सत्यता के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 है, ए की वैल्यू हो गई जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा यानी कि 1, बी जो एक्स के साथ लिखा यानी कि 4, सी जो अकेला लिखा यानी कि -12। तो पहले इन्होंने बहुपद के गुणनखंड बनाए। तो गुणनखंड बनाने का तरीका वही है, बीच वाले पद को दो हिस्सों में तोड़ा इस तरीके से कि अगर उन हिस्सों को जमा घटा किया जाए तो वापस जो नंबर है वही मिल जाए, किंतु यदि उनको गुणा किया जाए तो वही आए जो पहले और तीसरे पद को गुणा करने पर आता है। अब इस इक्वेशन में पहले और तीसरे पद को यदि गुणा किया जाए तो आता है 12x स्क्वायर। तो बीच का पद 6x इंटू 2x 12x स्क्वायर। फिर बनाते हैं हम फैक्टर। तो हम एक्स स्क्वायर और 6x इसमें से कॉमन लेते हैं, कॉमन आएगा x, अंदर फैक्टर आ गया x प्लस 6। फिर 2x माइनस 12 इसमें से कॉमन आया -2, अंदर फैक्टर बन गया x प्लस 6। तो एक फैक्टर हो गया x प्लस 6 और x प्लस 6 का x प्लस 6, और एक फैक्टर जो ब्रैकेट के बाहर के नंबर्स थे उनसे बना x माइनस 2। शून्यांक यदि निकालेंगे तो x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई -6 और एक वैल्यू आ गई 2। अब इनके बीच में संबंध क्या होता है? संबंध होता है शून्यांकों का योग
माइनस बी बाय ए के बराबर होता है और शून्यांकों का गुणनफल सी बाय ए के बराबर होता है। यानी कि अब आपके शून्यांक थे -6 और 2, इनका योग करोगे तो आ गया आपका -4। आप माइनस बी बटा ए करके देखेंगे, माइनस बी बटा ए करके देखा तो आपका आंसर 4/1 4 ही आएगा। तो ये जो संबंध होता है, ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी संबंध को हम एक और तरीके से भी लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि कई बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जो जीरो हैं उनको अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपके कुछ प्रश्न हैं जो उन्होंने सॉल्व करने के लिए कहे हैं कि निम्न बहुपदों के शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इन प्रश्नों का सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपके सामने है कि निम्न बहुपदों के शून्यांक एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो कैसे संबंध के सत्यता की जांच कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चनों को आपके पास हमने सॉल्व किया हुआ है। तो ये देखिए, x² + 11x + 18, इसके अंदर a हो जाएगा 1 जो x² के साथ है, b हो जाएगा 11 जो x के साथ है, और c हो जाएगा जो अकेला नंबर है यानी कि 18। इनको जब हमने a b c लिख लिया तो हमने एक तरीके से ये कर लिया कि हमें पता है कि अब इस इक्वेशन में a b c क्या है। तो देखते हैं x² + 11x + 18, इसमें बीच वाले नंबर 11x को तोड़ना है इस तरीके से कि प्लस माइनस करूँ तो 11 आए और मल्टीप्लाई करने पे 18 आए। तो मैंने तोड़ा 9x + 2x, 9 + 2 11 और 9 × 2 18 कॉमन लिया, फिर फैक्टर बनाने के लिए, शून्यांक निकालने के लिए। तो x² + 9x, इनका कॉमन आ गया x + 9 और x बाहर आ गया, और दूसरा x + 9 x बाहर आ गया। ठीक है, अब इस चीज़ में ध्यान से समझिए, एक फैक्टर तो x + 9 में से आ गया, और दूसरा फैक्टर जो आपका था वो बनेगा बाहर वाले नंबर से यानी x + 2 से। इनके शून्यांक हमने निकाल लिए। तो मैंने एक चीज़ लिखी है, 0 0 को अल्फा और बीटा भी कहा जाता है। किताब में अगर आप बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में तो आपको शून्यांकों को अल्फा और बीटा भी लिखा होगा। तो अल्फा हो गया आपका -9, क्योंकि ये x + 9 = 0 होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -9 और दूसरी x की वैल्यू -2। इनको सॉल्व किया हमने, आगे तो सॉल्व देख लेते हैं सोल्यूशन किस तरीके से निकला। सोल्यूशन निकला कि संबंध स्थापित करना था, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू -9 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू थी 11, ए की वैल्यू 1। चेक किया, दोनों साइड आ गया -9 -2 -11 और -11, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा करा तो वो होता है c/a। -2 × -9 -2 × -9 तो -18, माइनस माइनस प्लस प्लस 18 और 18। तो ये भी आपका, दोनों साइड अगर आप देखेंगे तो LHS और RHS बराबर है, हेंस प्रूव्ड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन था 2x² + x - 6। तो a की वैल्यू हो गई 2, b हो गया 1 और c हो गया -6। 2x² + 4x - 3x - 6। तो जो b1 था, जो x था, उसको मैंने तोड़ा 4x - 3x। 4x - 3x तो x आएगा, और 4 3 हो जाता है 12, क्योंकि पहला नंबर जो 2 था और लास्ट का नंबर 6 था, इनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा था। सॉल्व किया, 2x x + 2 -3 x + 2, तो हमारा एक फैक्टर बन गया x + 2, एक फैक्टर आ गया 2x - 3 इक्वल टू 0 रखा। x की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू आ गई 3/2, एक अल्फा एक बीटा। संबंध स्थापित आपके सामने किया है, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फा बीटा c/a होता है। तो -2 + 3/2 -1/2, और -2 से 2 कैंसिल हो गया। तो दोनों साइड अगर आप देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा में -1/2 इक्वल टू -1/2, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा में -3 इज इक्वल्स टू -3। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया पूरा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन था निम्न बहुपदों के शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था 6x² - 5x - 6। तो
पहले इसके शून्यांक निकाले, फैक्टर बना 9x प्लस 4x माइनस 9x प्लस 4x, 9 4 ज़ा 36 और 9 माइनस 4 5। तो दोनों फैक्टर बन गए। एक फैक्टर आया आपका x इज इक्वल्स टू 3/2 और दूसरा आया x इज इक्वल्स टू माइनस 2/3। एल्फा प्लस बीटा यानी 3/2 प्लस माइनस 2/3, आपका आंसर आया 5/6। और एल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा तो 3/2 इंटू 2/3, आंसर आया -1। दूसरा पार्ट था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को मैंने लिख दिया -3x माइनस 2x, 3 2 6 और 3 प्लस 2 5। तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3, तो कॉमन आ गया x माइनस 3 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर आ गया यहाँ से आया x, यहाँ से आया -2 x माइनस 2। तो अल्फा और बीटा जो दो जीरोस निकलेंगे, अल्फा की वैल्यू निकली 3, बीटा की वैल्यू निकली 2। तो ऐड कर लेते हैं, 3 प्लस 2 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। वर्कशीट का सॉल्यूशन आपके सामने है, देख लीजिए एक बार ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी वर्कशीट के साथ। अब तो ये मैथ्स की वर्कशीट के बाद जो दूसरी वर्कशीट आपको आज मिली है वो है साइंस की, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन साइंस की वर्कशीट। तो ये छठी वर्कशीट है साइंस की, जिसमें आपका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण आपको कराया जाए। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो आज की वर्कशीट अपचयन और उपचयन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में है। इन्हें अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। ध्यान से देखिए, उपचयन एवं अपचयन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कई रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो उपचयन और अपचयन के अच्छे उदाहरण हैं। जैसे कोयले को हवा में जलाना, दहन या लोहे को हवा और नमी की उपस्थिति में जंग लगना, तेल घी का बाहर गर्म कर ठंडा कर उसमें दुर्गंध आ जाना। हमने देखा है कि यदि सीमित समय के भीतर तेलीय भोजन का उपयोग ना किया जाए तो उसका स्वाद खराब और इसमें गंध आने लगती है। तो आपने घर के अंदर भी देखा होगा, बहुत सारा सामान हम कॉन्टिन्यूसली फ्रिज में रखते हैं क्योंकि अगर उसे बाहर रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा। इतना ही नहीं है, खाने के लायक भी नहीं रहते। यह सब तेल और भोजन में मौजूद वसा के उपचयन के कारण होता है। तो इसके बाद आपको उपचयन या ऑक्सीकरण और अपचयन या रिडक्शन, इन दोनों के बारे में डिफरेंस आपको दिया हुआ है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है, जबकि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है और हाइड्रोजन का निकलना अपचयन कहलाता है। इसको इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी देख सकते हैं। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसे कहते हैं अपचयन, और अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन कम होता है तो उसे कहते हैं उपचयन। किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो सकते हैं, और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन भी हो और उपचयन भी हो उसे कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा समझाता हूँ कि इसको रिडॉक्स कैसे कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में जब हम इसकी बात करते हैं तो अंग्रेजी में एक प्रोसेस होता है रिडक्शन और एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन वाले प्रोसेस को हम कहते हैं, रिडक्शन से आता है रेड और ऑक्सीडेशन से आता है ऑक्स। तो टोटल प्रोसेस कहलाता है रेडॉक्स, इसीलिए उसे रेडॉक्स कहा जाता है। एक उदाहरण इन्होंने दिया है, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2। अब इसका क्या मतलब है, इसमें समझाया जा रहा है, इसमें ये समझाया जा रहा है कि CuO, अब देखो CuO से यहाँ क्या बना, एक साइड आपका CuO था और उस CuO से अगर आप दूसरी साइड देखोगे तो दूसरी साइड CuO से बन गया Cu, यानी ऑक्सीजन निकल गई। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको ऊपर अभी समझाया था कि ऑक्सीजन का निकलना उपचयन कहलाता है। ये लिखा ना, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। तो CuO से Cu बना, यानी कि CuO क्या हो गया, अपचयन हो गया। और दूसरा है H2 हाइड्रोजन। तो अगर H2 हाइड्रोजन की बात करूं तो एक साइड H2 था और दूसरी साइड H2 से मिला H2O, यानी इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है।
यानी कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें अपचयन और उपचयन दोनों ही चीज़ें एक साथ हुई हैं, तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। नीचे लिखा है, यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो वह उपचित होता है, और यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निकलता है तो वह अपचित होता है। तो ये जो अभिक्रिया हुई ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया हुई, क्योंकि इसके अंदर अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो रहा है। तो अब हमने क्या क्या चीज़ें सीखी? हमने सीखा सबसे पहले उपचयन और अपचयन में एक अंतर लिखिए। तो बहुत सिमिलर सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर हमें लिखना है तो ये लिखा उपचयन और अपचयन, 3 अंतर लिखे हैं। उपचयन ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन हाइड्रोजन का जुड़ना, उपचयन हाइड्रोजन का निकलना और अपचयन ऑक्सीजन का निकलना। उपचयन इलेक्ट्रॉन का ह्रास, अपचयन इलेक्ट्रॉन का योग। दूसरा है, निम्न समीकरणों में से पहचानिए कौन सा पदार्थ उपचित या अपचयित हुआ है। तो याद रखिए जब हमें उपचयित और अपचयित देखना होता है तो हम ये देखते हैं कि किसका उपचयन और किसका अपचयन हुआ है। ये सी है, सी से बन गया CO2, यानी ऑक्सीजन जुड़ी। जिस चीज के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे इस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन हुआ है, ठीक है। और जिस पदार्थ का जो उपचयित है वो सी है। H2 प्लस Br2 HBr, तो यहाँ Br से HBr बन गया, हाइड्रोजन जुड़ा। हाइड्रोजन जुड़ा तो क्या हुआ? उपचयन हुआ। हाइड्रोजन जुड़ा, सॉरी, अपचयन हुआ। तो पहली अभिक्रिया में उपचयन हुआ, दूसरी अभिक्रिया में अपचयन हुआ। तीसरा है HCl प्लस O2। अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ HCl था, H के साथ O जुड़ गया, H2O हो गया, और HCl से ही यहाँ पे Cl2 बन गया, यानी Cl से हाइड्रोजन निकल गया। तो जिस चीज के साथ जिससे हाइड्रोजन निकला, समझ रहे हैं, जिससे हाइड्रोजन निकला उसका हो गया उपचयित, वह उपचयित हो गया। और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ गया वह उपचयित, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ गया वह उपचयित हो गया, और जिसमें हाइड्रोजन, जिससे हाइड्रोजन निकल गया वो भी उपचयित हो गया। फिर है आपका ZnO प्लस C। अब देखिए जिंक ने ऑक्सीजन को छोड़ा है, नहीं, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में ZnO से ZnO रहा और C से C रहा, तो इसमें ना अपचयन हुआ ना उपचयन हुआ, ना अपचयित कोई पदार्थ है ना उपचयित कोई पदार्थ है। अगला प्रश्न है, नीना ने देखा कि उसकी चांदी की पायल कुछ दिनों में काली पड़ गई है। इस क्रिया में चांदी का उपचयन हुआ या अपचयन हुआ? तो बता दें आपको कि चांदी जो है वो काली पड़ती क्योंकि वो सल्फर को गेन कर लेती है, सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेती है। तो चांदी की पायल जो काली पड़ गई है वो ऑक्सीडेशन है। और अगर मैं ऑक्सीडेशन को देखूं तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? उपचयन। यानी कि चांदी की पायल का काला पड़ना एक तरीके का उपचयन अभिक्रिया है, एक तरीके की उपचयन अभिक्रिया है। उसको साफ किया जा सकता है, अगर आप उसको किसी प्रकार के क्षार पदार्थ से साफ करेंगे तो वो साफ हो जाती है। तो ये आपकी साइंस की वर्कशीट थी आज की, जिसमें हमने पूरे क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से करना है। इन क्वेश्चंस को आप करेंगे अपनी कॉपी में। अगली वर्कशीट जो इसमें है वो है आपकी हिंदी रचनात्मक लेख। ये हिंदी की 6ठी वर्कशीट है, 17 तारीख की वर्कशीट है। तो पहला प्रश्न करते हैं सीधा, बिना टाइम वेस्ट किए। प्रश्न है, अपने आसपास जल भराव की समस्या की शिकायत करते हुए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। तो ये पहला जो प्रश्न है ये आपका पत्र है। तो आपको जल भराव की समस्या, जल भराव मतलब पानी भरने की समस्या को लेकर पत्र लिखना है। एक एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ, उस पत्र में जो चेंजेस हैं वो आप कर लेना। तो पत्र है कुछ इस प्रकार, अपने मोहल्ले में वर्षा के कारण उत्पन्न हुए जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए महानगर पालिका अधिकारी को पत्र। तो सबसे पहले ऊपर अपना पता जो इसमें लिखा हुआ है 4307 जगाधरी गेट अम्बाला, आप अपना एड्रेस लिखेंगे जो भी आपका एड्रेस है। उसके बाद दिनांक आज की दिनांक यानी कि 17 जुलाई 2020। स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिका अम्बाला, आप लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिका दिल्ली। फिर विषय है जल भराव की समस्या हेतु शिकायती पत्र। तो विषय के बाद महोदय निवेदन यह है कि मैं जगदारी गेट का निवासी हूँ। तो आप अपने इलाके का लिखेंगे कि मैं जो भी इलाका है XYZ इलाके का निवासी हूँ।
यह क्षेत्र सफाई की दृष्टि से पूरी तरह अपेक्षित है। वर्षा के दिनों में तो इसकी और बुरी हालत हो जाती है। इन दिनों प्राय सभी गलियों में वर्षा का जल भरा हुआ है। नगर पालिका इस और कोई ध्यान नहीं दे रही। इस जल भराव के कारण आवागमन में कठिनाई नहीं होती, बल्कि बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है। आपसे नम्र निवेदन है कि आप स्वयं एक बार आकर इस जल भराव को देखें, तभी आप हमारी कठिनाई को समझ पाएंगे। कृपया इस क्षेत्र से जल निकास का शीघ्र प्रबंध करें। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना की तरफ ध्यान देंगे। भवदीय, जो भी आपका नाम है, यहाँ नाम लिखा है महेश बजाज। तो ये पत्र जो है आपने इस तरीके से लिखना है, हिंदी का यही फॉर्मेट आप फॉलो करेंगे। आप शब्दों का चुनाव अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप चाहें तो शब्दों में फेरबदल भी कर सकते हैं, पर बेसिक फॉर्मेट यही रहेगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि बारिश के दिनों में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। 100 शब्दों में अपने विचार लिखने। मैं कुछ पॉइंट आपसे शेयर करता हूँ, आप उन पॉइंट्स के बेसिस पे अपने विचार लिख लीजिए। तो पॉइंट है, बारिश जहाँ सारी धरा को खूबसूरत बनाती है, वहीं कई बीमारियों को आमंत्रित भी करती है। इन्हीं दिनों मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है और लोग मलेरिया के शिकार हो जाते हैं। यदि मच्छर जनित इस बीमारी से बचना है तो सावधानी और घरेलू उपाय करें। मसलन इन्हें घर के आसपास पनपने ना दें। इसके लिए कुछ बातों पर गौर करें। तो पहला है, घरों के चारों ओर पानी जमा ना होने दें। गड्ढों को मिट्टी से भर दें, रुकी हुई नालियों को साफ करें। बारिश के मौसम में जल जनित रोगों का प्रकोप होता है। साथ ही जट रग्न शिथिल हो जाने से बहुत ही जल्दी पेट खराब हो जाता है। त्वचा के रोगों के साथ साथ मलेरिया, डेंगू, वायरल फीवर, टाइफाइड जैसी बीमारियां भी शरीर पर डेरा डाल सकती हैं। बारिश के मौसम में प्राय ड्रेनेज का पानी पेयजल की लाइन में घुस जाता है। इससे हेपेटाइटिस ए, बी तथा ई वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है। जहाँ तक हो सके बारिश के मौसम में पानी उबालकर पीना ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन अधिक लंबे समय तक यह प्रयोग ना करें। अगर मुमकिन हो तो खिड़की और दरवाजे पर महीन जाली लगवाकर मच्छरों और अन्य कीटों को घर में आने से रोकें। बारिश के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए गर्मी देने वाले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, जैसे मूंग की दाल, मट्ठा, नींबू, अंजीर और खजूर इत्यादि। पानी उबाल कर ही पीना चाहिए। इसके अलावा अन्य कई चीज़ें हैं जो आप सालों से सुनते आए हैं, सालों से करते आए हैं, जो हमें बारिश के मौसम में करनी चाहिए। आप उन बिंदुओं में से कोई भी बिंदु, उन पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं जिनका आप अपने दैनिक जीवन में बारिश के समय प्रयोग करते हैं। आप बरसाती लेकर चलते हैं, आप छाता लेकर चलते हैं, आप बारिश में अत्यधिक नहीं भीगते क्योंकि बारिश में भीगने से बीमार हो सकते हैं। तो आप इस प्रकार के किसी भी बिंदुओं का वर्णन अपने लेख में कर सकते हैं। तो इन सब कुछ को करने के बाद ये हमारी आज की वर्कशीट पूरी तरीके से पूरी हो गई है। तो इस वर्कशीट के खत्म होने पर आपका आज का होमवर्क भी पूरा हो जाएगा। तो फटाफट से ये वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और कंप्लीट करके अपने टीचर को सेंड कीजिए। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।